ग्रेविटेशन, पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बंधा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारे लिए तो यही समझना बहुत मुश्किल है कि भाई सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और कैसे ग्रेविटी उन पर लग रही है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए उसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया, सोलर सिस्टम में कुछ कैटेगरीज बनाई गई। जैसे प्लैनेट्स एक कैटेगरी हो गई, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। अलग अलग शेप की चीजें जो सन का चक्कर लगा रही हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया। हम सभी लोग ये जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स होते हैं, 4 छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, 4 गैस जाइंट्स हैं। इन छोटे प्लैनेट्स में ये है अपनी अर्थ, और इसी अर्थ पे हम लोग रहते हैं। इसके अलावा एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम आपने सुना होगा, और कुइपर बेल्ट एक शायद नया नाम हो आपके लिए। पक्का है कि आपके लिए ऊर्ट क्लाउड एक नया नाम होगा। ये सब भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। ऊर्ट क्लाउड ऐसी मतलब चीज है, यानी कि खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्लाउड की तरह सन के चारों तरफ हैं, लेकिन इनका रेडियस बहुत ज्यादा है, बहुत बाहर है। ये कुइपर बेल्ट का ही मेंबर अपना प्लूटो है। प्लूटो जिसको डिमोशन मिल गया, उसे प्लेनेट से ड्वार्फ प्लेनेट बना लिया। एरिस सेरेस भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, गैनीमीड, टाइटन मून्स हैं। आप बताइए गैनीमीड किसका मून है और टाइटन किसका मून है? अपने मून को तो मून ही कहते हैं, है ना। मून बोले या नेचुरल सैटेलाइट बोले, एक ही बात है। हमारा ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग प्लैनेट्स और सैटेलाइट का ग्रेविटी बाउंडेशन पढ़ेंगे। और अपने जो न्यूटन जी हैं, उन्होंने 1686 में ही ये कॉम्प्लेक्स चीज समझ ली थी, जिसे समझना हमारे लिए और आपके लिए आज भी मुश्किल है। एक और सवाल बता दीजिए कि शेरॉन और हाइड्रा क्या चीज है? मैंने ये पूछा गैनीमीड और टाइटन मून है, तो किसके किसके हैं, और शेरॉन और हाइड्रा क्या चीज है? ये भी कुछ अपने सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। तो ये क्या चीजें हैं? प्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, सबसे पहला अपना लॉ तो केवल शेप ही बताता है, उसका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। 3 लॉ दिए हुए हैं केपलर ने, और प्लैनेट्स के मोशन अराउंड द सन, इसके बारे में उन्होंने बात की है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स में कोई भी सोलर सिस्टम हो, हर जगह ट्रू होगा। तो पहला लॉ सिर्फ शेप के बारे में बात करेगा, कह रहा है कि जो ऑर्बिट होती है किसी भी प्लेनेट की सन के अराउंड, वो सर्कुलर नहीं होती है, वो होती है इलिप्टिकल। जैसे कि अपना सन ये है और अर्थ ये है। ये भी कहता है कि जो सन है वो सेंटर में नहीं होता है, वो होता है दोनों में से एक फोकस में। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दूं कि जो भी एक इलिप्स होता है, उसका एक सेंटर होते हैं और 2 फोकस होते हैं। तो उन 2 फोकस में से किसी एक फोकस में सन होता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप इस तरफ से देख रहे हैं या इस तरफ से देख रहे हैं। तो मैंने इस वाले फोकस में बना दिया है, किसी किसी बुक में इस फोकस में भी बना रहता है, तो गलत नहीं है, सब सही है। अब तो पहला लॉ तो हमने कवर कर लिया। दूसरा लॉ बहुत बढ़िया है, वो कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को समझिए, जैसे अब सन से अर्थ तक का रेडियस बनाया जाए, तो वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। मतलब यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ फिर रेडियस अब देखिए बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर देखा जाए तो इस वाले रेडियस, इस जब दूर है सन से, जब अर्थ दूर है तो रेडियस ये वाला है, ज्यादा लंबा है। सन से जब अर्थ पास है तो रेडियस ये वाला है, छोटा है। तो उसका कहना यह है कि जो रेडियस वेक्टर है वो लगातार बढ़ता घटता रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस छोटे वाले रेडियस से या किसी भी रैंडम रेडियस से जो भी एरिया स्वीप होगा, यानी कि मान लीजिए ये छोटा वाला है, इसने यहां से लेके यहां तक आ गया,
तो इसने कितना एरिया स्वीप कर दिया, इतना एरिया स्वीप कर दिया। अब बड़ा वाला रेडियस ले आते हैं, वो ये वाला है, इसने यहां से लेके यहां तक इतना एरिया स्वीप कर दिया। ठीक है, तो कहां से कहां तक आ गया, ये कर दिया। तो अब इन दोनों का एरिया अगर बराबर होना चाहिए, तो इसका एरिया तो ज्यादा लग रहा है ना, उनको पतला कर देते हैं। ये लो, अब तो सही है। यही बात कही है केपलर ने, बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, कि ऑर्बिट जो रेडियस है, वो रेडियस लगातार चेंज हो रहा है। तो रेडियस भले चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस के द्वारा जो स्वेप्ट एरिया है वो इक्वल है, और वो हर समय इक्वल होगा। तो अगर इसे मैथमेटिकली रखना चाहें, तो इसका मतलब होता है dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल टाइम्स, जैसे आप बोलना चाहें। ठीक है, इसके बारे में इसका प्रूफ भी है, ये हम लोग थोड़ी ही देर बाद डिस्कस करेंगे। फिर लॉ ऑफ पीरियड्स है। यहां पे क्या हो रहा है, ये टाइम पीरियड अगर ले लें, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, उसका स्क्वायर किया जाए और मीन डिस्टेंस ले लें। मैंने कहा था कि यहाँ पे रेडियस छोटा है, यहाँ पे रेडियस बड़ा है, तो बड़े रेडियस और छोटे लगातार रेडियस चेंज हो रहा है, तो ऑर्बिट रेडियस का एवरेज ले लिया जाए। तो क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस या ऑर्बिट रेडियस एक ही बात है। तो इसको अगर आप कैपिटल आर से कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ये है अपना लॉ ऑफ पीरियड्स। तो एक बार फिर से, पहला लॉ कहता है कि इलिप्स शेप है, दूसरा लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और तीसरा लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो फर्स्ट लॉ की प्रूफ की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में तो भाई केवल स्टेटमेंट ही है कि इसका शेप इलिप्स होता है। लेकिन सेकंड और थर्ड लॉ को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हेन द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन देन इट्स वेलोसिटी कैसा। तो उसका आंसर है मैक्सिमम। इसमें आप इसको इस तरह समझिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, ये तो एरिया कवर कर रहा है, तो ये तो एरियल वेलोसिटी हो गई, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ds/dt। यानी कि अगर इतनी डिस्टेंस ds चलता है टाइम डेल्टा t में, तो ये ऑर्बिट को किस रेट से कवर अप कर रहा है। तो प्लेनेट की वेलोसिटी पूरी ऑर्बिट में अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है। कैसे, जब सन के पास है तो उसे ज्यादा एरिया कवर अप करना है, तो ये लंबा होगा, ये एरिया ज्यादा है। और सन से जब दूर होगा तो उसे छोटा एरिया कवर अप करना होगा, उतना ही एरिया कवर अप करने के लिए छोटी लेंथ चलनी पड़ेगी। तो ये लेंथ छोटी होती है, ये लेंथ बड़ी होती है, ये रेडियस छोटा होता है, ये रेडियस बड़ा होता है, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को मेंटेन किया जाता है। तब इस बात को याद करने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि भाई सन जो है वो पापा है, अर्थ जो है वो बिटिया है, बेटी है, पुत्री है। तो जब अर्थ सन के आसपास होती है तो तेजी से निकल लेती है, और जब सन से काफी दूर होती है तो आराम से धीरे से डोलते हुए चलती है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग जो फोकस पे सन है वहां से लेके प्लेनेट तक एक लाइन खींचें और उस लाइन को हम लोग माने ऑर्बिट रेडियस, तो जो एरिया ऑर्बिट रेडियस किसी टाइम पे यहां पे स्वीप करेगा, उतने ही टाइम पे हर जगह वही एरिया वो स्वीप करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं
कि एरियल वेलोसिटी उसकी सेम होती है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका रेडियस वेक्टर है और यहां पे ये भी रेडियस वेक्टर है। इधर से लेके इधर जाने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस उसने नहीं ली, उसने छोटी सी ही डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी? डेल्टा एस। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए ये बहुत छोटा है तो बहुत छोटे में ये दोनों रेडियस बराबर होंगे, मैंने बराबर मान भी लिए हैं, और इस कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो जितना बड़ा ये आर है उतना ही बड़ा इसकी हाइट भी होगी, उसको भी आप आर ले लीजिए। तो ये एक ट्राइंगल की तरह आप इसे अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। और डेल्टा A is the area swept by the radius in some time t. तो डेल्टा A is equal to half base into height. बेस कितना है? डेल्टा S, और हाइट कितनी है? R. अब आप क्या करिए, डेल्टा A बाई डेल्टा T कर दीजिए, क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी में जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T कर देंगे और R कर देंगे। ठीक है, यहां पे आप मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ना समझिए, इसको ऐसा समझिए। ठीक है, अब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा? अगर टेंडिंग टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 करेंगे, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, है ना। दोनों में लिमिट लगाने से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस में पहुंच जाते हैं। यहां पे भी एक्चुअली इसके अंदर भी लिमिट घुस जाएगी, 1/2 इंटू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T इंटू R। तो इसको हम लोग अब कैलकुलस में चले गए, dA बाई dt लिख दिया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डेल्टा S बाई डेल्टा T क्या हो गया यार, ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी और R का ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, R इस तरफ ले जाइए थोड़ा जाना पहचाना बनाने के हिसाब से। तो रेडियस और वेलोसिटी आप इस तरफ ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर रेडियस का ये डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री एंगल होगा, साइन 91 होता है। अब हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट में ला सकते हैं। ठीक है, अब dA बाई dt ऐसा हो गया, आप इसे भी वेक्टर बोलिए, हाफ, अब R क्रॉस mv, m मैंने जबरदस्ती कर दिया, जहां पे m है मास ऑफ द प्लैनेट। अब अगर आपको याद हो कि हमने रोटेशनल में पढ़ा था कि किसी पॉइंट मास का या किसी पार्टिकल का किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो वो R क्रॉस mv होता है। जब 90 डिग्री एंगल होता है तो हम लोग mvr बोल देते हैं। तो यही R क्रॉस mv की जगह आप लिख सकते हैं J, है ना। और याद रखिए जो J है, J क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी भी सर्कुलर मोशन में या इलिप्टिकल मोशन में कंजर्व्ड रहता है। क्यों कंजर्व्ड रहता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, भाई इसमें आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर लग तो रही है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो इस सन और इस प्लेनेट के बीच में इंटरनल फोर्स है, कोई बाहर से कोई फोर्स थोड़ी ना लगा रहा है। इसीलिए तो जब ये एक बार चक्कर लगाता है तो लगाता ही रहता है और सेम टाइम पीरियड से लगाता रहता है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं
कि कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट, क्योंकि यहां पे फोर्स नहीं बोलेंगे, टॉर्क बोलना पड़ेगा। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट so angular momentum J is constant। अब यार J भी कांस्टेंट है, 1/2m, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लेनेट तो कांस्टेंट ही होगा, 2 भी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। हम लोग एक तरीके से ये के बोल दिया हम लोगों ने, इसकी जगह के रख दो, और हम लोग क्या कह रहे हैं, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग ने क्या किया, केपलर्स सेकेंड लॉ को प्रूव कर दिया। दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ। आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, एरिया वेलोसिटी की जगह एरियल वेलोसिटी है ये, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ही आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपको प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ या डिराइव केपलर सेकंड लॉ बोलने को कहा जाए। केपलर्स थर्ड लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसा कुछ लाना है हमें। तो यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। अब थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग सर्कुलर माने ले रहे हैं, जबकि फर्स्ट लॉ में बोल रहे हैं कि इलिप्टिकल है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इलिप्स भी जो है उसका एक स्पेशल केस सर्कल होता है। तो हम लोग थोड़ा सा एजम्पशन अपने आप को जैसे नहीं होता है कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा है तो कर्व को भी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो उसी तरह यहां पे भी है कि ऑलमोस्ट सर्कुलर हो रहा है, ये लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो सर्कुलर हो रहा है तो हम लोग सर्कुलर मोशन के रूल्स यहां पे लगा सकते हैं। भाई वेलोसिटी v से चल रहा है वो, है ना, तो यहां पे v वेलोसिटी से चलने की वजह से mv²/r क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल का अपोज कौन करेगा, ग्रेविटी अपोज करेगी, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होगा और सेंट्रीपिटल जो दे कौन रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, आप जैसे करना चाहें। तो मेन बात यह है कि Fg इज इक्वल टू Fc आपको करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या सेंट्रीफ्यूगल is opposing the gravitational force, that is why the planet is maintained in its orbit, है ना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल डायरेक्शन का अंतर होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहां पे मैं तो ऐसा ही बोलना पसंद करता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में बना रहे। ठीक है, ऐसे जा रहा है प्लैनेट अपना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अब तक सीख चुके हैं, gmm/r²। r यहां पर क्या है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे वैसे तो, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो लगातार चेंज होता रहेगा इलिप्स की वजह से। बट फिर वही बात, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमने सर्कल मान लिया। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r। m और m कैंसल हो गया, यानी कि मास ऑफ प्लैनेट का कोई मतलब यहां पर नहीं है। अब r² को भी आप लिख सकते हैं r इंटू r, तो ये r और ये r भी कैंसल हो गया। लेकिन याद रखिए कि gm/r तो आप ले आए,
v स्क्वायर बना हुआ है यहां पे। v को टाइम पीरियड में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस, एक चक्कर लगाया टाइम पीरियड t में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम पीरियड तक पहुंचना है। तो अब v स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब बस हम लोग काफी क्लोज आ चुके हैं। r 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जीएम, और आप r क्यूब कर सकते हैं। यहां पे देखिए 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ सन, यानी कि ये पूरी चीज कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, और आपने प्रूव कर दिया कि केपलर्स लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ जो है वो सही है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां पे जो लोग जीएमएम बाई आर स्क्वायर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, किसी भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में, इनफैक्ट हेवनली बॉडीज क्या, मेरे और दीवार के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो बहुत कम है इसलिए हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। कोई भी दो बॉडीज के बीच में पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय लगता रहता है, और वो होता है GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिया था। यही फॉर्मूला बार बार इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते रहेंगे। और जो भी नोटेशन हम लोगों ने यूज किए हैं, सिंबल्स यूज किए हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से देख सकता है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई सबसे पहले न्यूटन ने ये चीज बताई थी कि एप्पल गिरा नीचे तो नीचे गिरा ग्रेविटी की वजह से। फिर इस चीज को उन्होंने और भी ज्यादा यूनिवर्सली एक्सपेंड की अपनी थ्योरी को, कि भाई पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर को दो पार्टिकल जो हैं वो आपस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो काफी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और वो लॉ उन्होंने दिया कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या है भाई? मान लीजिए इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा M, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा m, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों चीजों को मिला दिया तो बोल दिया F इज प्रोपोर्शनल टू mm बाय आर स्क्वायर। फिर न्यूटन बोले ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए और मेरा कांस्टेंट लीजिए, F इज इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वायर। इसीलिए न्यूटन के इस कांस्टेंट को बोला जाता है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया नाम है इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है G, मतलब सिंबल है G, और वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर याद रखना मुश्किल नहीं है। देखिए अगर आप G को आइसोलेट कर लें, हैं G को आइसोलेट कर लें तो कैसा होगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई mm इज इक्वल टू G। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी डिवाइडेड बाई केजी, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिट अगर आप भूल जाए तो ये फॉर्मूले से ही वापस
याद हो जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू ही कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी अगर वो सॉल्विंग वाला है तो। इसके अलावा अब आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी निकालने को बोली जाएगी कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। mLT -2 L² m², ठीक है ना, मास केजी है ना, तो एक मास कट गया, m-1 L³ T-2, so this is the dimension of gravitational constant। अब इसमें बात की जा रही है सेंटर की, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो भाई अट्रैक्शन है अगर, तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है और ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसको भी वही फोर्स लगेगी और इसको भी वही फोर्स महसूस होगी। सो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल कौन सी है? ये वाली लाइन जो मैंने रेड से डॉटेड बना दी। और ये अट्रैक्शन है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये और पास आ गए हैं, और देर बाद देखेंगे तो ये और पास आ जाएंगे। ये चीज तब होगी जब स्पेस में हो, कोई एयर ड्रैग ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। जैसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार मैं क्लास में बैठा रहता हूं तो मैं अपने दोस्त से जाकर चिपक क्यों नहीं जाता हूं। आपका सवाल हो सकता है भैया हम पे ग्रेविटी लग रही है, मैं भी 70 किलो का हूं, वो भी 70 किलो का है, मोटे मोटे हैं हम लोग, तो हम लोग को चिपक जाना चाहिए। लेकिन आप जो सीट में बैठे हैं या जमीन में खड़े हुए हैं, तो जो फ्रिक्शन है पैरों के और जमीन के बीच में, वो फ्रिक्शन ही इतना ज्यादा है कि आप उससे जाके चिपक नहीं पाते हैं। दूसरी बात, द फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻11 बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है। आप सोचिए 70 मान लो दो दोस्त 1 मीटर की दूरी में है, तो 1 से यहां पे डिवाइड किया, तो 70 × 70 4900 हो गया, बढ़िया नंबर है, अच्छा नंबर है, 5000 के आसपास है। लेकिन 5000 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ऑफ फोर्स न्यूटन में बहुत छोटी होगी, वो फ्रिक्शन का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह पड़े रहेंगे, एक दूसरे से चिपक नहीं पाएंगे। बट इन्हीं दोस्तों को जाके अगर स्पेस में फेंक दिया जाए तो बहुत ही छोटे एक्सेलरेशन से ये एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे, और बहुत छोटा एक्सेलरेशन होगा, इसलिए टाइम टेकन फॉर द मिलन विल बी क्लोज टू इनफाइनाइट। तो फिर से वो दोस्त निराश हो जाएंगे, कहेंगे अबे यार हम एक दूसरे से चिपक नहीं पा रहे हैं। अब अगर उन दो दोस्तों का मासेस इतना बढ़ा दिया जाए, मास इतना बढ़ा दिया जाए जैसा मास अर्थ का है, 10⁻24 के ऑर्डर में, 10⁻10 के ऑर्डर में भी अगर मासेस होंगे, तो फिर इसका मुकाबला वो बढ़िया करने लगेगी, तब फोर्स इमेंस होगी। और उस तरह की फोर्स केवल पॉसिबल है हेवनली बॉडीज में, गैलेक्टिक बॉडीज में, जो आपको आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं बड़े बड़े, जैसे प्लैनेट्स, अर्थ जैसे मार्स, वीनस, और सन, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मून्स, ये सब बहुत मैसिव होते हैं ह्यूमन बीइंग के मुकाबले, इसलिए उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अच्छा खासा दिखाई देती है। और सारी हेवनली बॉडीज सिमेट्री मेंटेन करने के लिए स्फेरिकल ही होती हैं, तो इसलिए हर बार सेंटर ले लेना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जब जब हम लोग सेंटर बोलते हैं, एक्चुअली में वो सेंटर ऑफ मास होता है। कल को अगर हम लोग कुछ टेढ़ी मेढ़ी बॉडी अगर ले लिए इस टाइप की, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा अंदर की तरफ होगा, है ना। मान लीजिए इधर की तरफ हैवी है तो इधर की तरफ हो गया है, और कोई हमने एल टाइप का ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बाहर चला जाएगा। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स हो जाएगी तब वो इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो यहां जब भी हम लोग सेंटर्स बोल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, लेकिन सारी हेवनली बॉडीज स्फेरिकल होती हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में ही होता है। तो इसलिए ये वाला डायग्राम हर बार चल जाता है, आपको ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई पूछ ले
तो आप लोग ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत महान चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऐसा लॉ है जो पूरे यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल के इंटरेक्शन को बता देता है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि दो लोग भी अगर हैं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो वो दोनों भी ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। और सन और मून भी आपस में ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। सन और अर्थ भी आपस में ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, और ये न्यूटन के पहले कोई और पर्सन नहीं सोच पाया। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, इनकी ग्रेविटी, इन दोनों की ग्रेविटी और इन दोनों की भी ग्रेविटी सब आपस में रिलेटेड है। अर्थ में पानी भरा हुआ है ना, ओशंस और सी के रूप में। वो पानी भी सन और मून तक ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो टाइड्स आती हैं। और ये जब थ्योरी पूरी तरह से वैलिडेट हो गई, न्यूटन्स लॉ सबने समझ लिया, उसकी एप्लीकेबिलिटी को बार बार चेक किया, उसके बाद ये लगता था कि सोलर और लूनर एक्लिप्स कब कब होंगे ये भी हम लोग कायदे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर प्रिडिक्ट किया भी, बोला कि उस डेट को होगा सोलर एक्लिप्स, तो उसी डेट को, उसी टाइम को हुआ भी सोलर एक्लिप्स। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ा एक अच्छा लॉ दे दिया न्यूटन ने। फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़े होशियार हो गए, हमने नासा बना लिया, हमने इसरो बना लिया। तो आप जरा बताइए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल है कि लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं आता। तो नासा इसरो बनाने के बाद हम लोग खुद के सैटेलाइट छोड़ने लगे, अपने छोटे छोटे मून छोड़ने लगे, है कि नहीं? अब अपना हमारा मौसम कैसे बताया जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। तो जो सैटेलाइट छोड़े गए, उनका ऑर्बिट रेडियस, उनका टाइम पीरियड, ये सब हम न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ की कंबाइंड स्टडी से जान गए। अब छोटा सा लिमिटेशन भी है न्यूटन्स लॉ में, लेकिन वो लिमिटेशन ज्यादा बिगाड़ नहीं पाता है न्यूटन्स लॉ का। जैसे कि सन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, और बोला कि भाई इनके बीच में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Gmm/r², जहां r इनके बीच का डिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हम लोग पूरे जो बड़ी सी बॉडी है सन को एक पॉइंट मास मान लेते हैं, और अर्थ भी काफी बड़ी बॉडी है, उसको हम एक पॉइंट मास मान लेते हैं। जबकि ये दोनों तो बड़े बड़े स्फीयर हैं, जायंट स्फीयर्स हैं। लेकिन फिर भी न्यूटन की ये थ्योरी सही बैठ जाती है, क्योंकि इनके रेडियस के बावजूद ये वाला जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए न्यूटन्स लॉ हमेशा सही हो जाता है, चाहे जितनी भी बड़ी बॉडीज हो। इनफैक्ट बॉडीज अगर आपस में टच करने वाली भी हैं, तब भी न्यूटन्स लॉ सही आ जाता है। तो हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को उस पॉइंट मास की तरह डील करने लगते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो जो स्केलर फॉर्म था वो तो हम पहले से ही जानते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसा दिखता है कि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक वेक्टर लगा दिया जाएगा। फोर्स अब अलग अलग, भाई इस पे जो फोर्स लग रही है और इस पे जो फोर्स लग रही है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखेंगे F12। F12 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m1 बाई मास m2। यानी m1 ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, m1 ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये रही F12। अब जब ये F12 है, ये मोटा वाला वेक्टर F12 है, उसी तरह ये मोटा वाला वेक्टर F21 होगा। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी है। तो अब F12 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए यहां पे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसकी डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर से उल्टी है। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे इसकी डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर से उल्टी है।
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब याद आ रही है वो बात? R12। अब क्योंकि R21 और R12 आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, R12 की जगह -R21 लिख सकते हैं। अरे बात समझ में? ऐसा जब कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग देखें तो ये माइनस साइन के साथ एक, ये माइनस साइन के साथ ले लें और R21 को ले लें, तो ये गोला और ये गोला मिलके F12 लिख लेंगे और केवल माइनस साइन बचेगा। बस यही करना है हम लोग। तो एक तरीके से जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज जो आ गई यहां पर, ये इस बात को वेक्टर के हिसाब से भी रिकन्फर्म कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। सच बात यह है कि ये नेगेटिव साइन ही बताता है कि ये अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करती हैं, पेयर बनाती हैं। भाई ये हो गया एक्शन तो ये हो गया रिएक्शन। किसी को भी आप इसको एक्शन मान लीजिए, इसको रिएक्शन मान लीजिए, की फ्रिक्वेंदा। फोर्सेस इक्वल होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हम लोग देख चुके हैं जब ये कर रहे थे। और ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के सेंटर और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग ये एक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बॉडीज। मान लो M1 M2 रखे हैं और एक थर्ड बॉडी रख दी गई M3, तो क्या होगा, इनका एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, इनका एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा और इनका एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। लेकिन इस एक्शन रिएक्शन पेयर पर ये कोई फर्क नहीं डालेगा। रिजल्टेंट फोर्स तो बदल जाएगी लेकिन ये F12 और ये F21 का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन इसी फॉर्मूले से फिर भी गवर्न होगी। अरे बात समझ में? और इनके बीच में या इनके चारों तरफ कोई और मीडियम भी लगा दिया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों जो मासेस हैं उनके बीच में एयर हो तब भी वही ग्रेविटी लगेगी, वैक्यूम हो तब भी ग्रेविटी वही लगेगी, पानी भर दिया जाए तब भी वही ग्रेविटी लगेगी। तो आप खुद ही जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में थोड़ा सा ही तो अर्थ का एटमॉस्फेयर की पतली सी लेयर है, बाकी ज्यादातर मोर देन 99.99999999% जो मीडियम है वो वैक्यूम ही है। तो तब वैक्यूम के अंदर भी ग्रेविटी काम करती है, वैक्यूम के बिना भी ग्रेविटी काम करती है। कुछ भी आप मीडियम लगाते रहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट चेंज। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू GMM M1 M2 डिवाइडेड बाई R² होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी देखा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2, K नहीं होता है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो आप देखेंगे बाद में। याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये आगे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में जरूरत होगी इसलिए मैं बता रहा हूं। 9 × 10⁹ इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मतलब
यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड होता है 9 × 10⁹। इस तरह हम लोग याद करते रहेंगे कि g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है उसका कैपिटल G कांस्टेंट है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है उसका कांस्टेंट ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब ये जीरो जो लगाया जा रहा है, कुछ लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, भाई मैं एप्सिलॉन बोलता हूं, पता नहीं सही बोलता हूं या नहीं, लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, कोई मीडियम करेक्शन नहीं है क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम करेक्शन है, जहां पे के ये बताता है कि दोनों के बीच में क्या मीडियम है, और के कहलाता है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में भी K का करेक्शन किया जाता है, ये जताने के लिए कि भाई अलग अलग मीडियम अगर है तो फोर्स अलग अलग आएगी। तो हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे नहीं डिपेंड करती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में होती है। जैसे यहाँ पे मासेस m1 m2 है, वैसे यहाँ चार्जेस है q1 q2। q1 q2 चार्जेस किसमें मेजर किए जाते हैं, कूलॉम्ब में मेजर किए जाते हैं। फोर्स न्यूटन, न्यूटन जी की यूनिट मैंने लिख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैंने लिख दी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट कुछ नहीं होती है, यूनिट लेस होता है वो। और आर जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस है, वैसे ही आर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है। चार्जेस क्या है, Q1 Q2।